नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग साथियों कर रहे हैं हमारे हरियाणा टीजीटी स्टेट की तैयारी, यानी हरियाणा टीजीटी साइंस के बैच की तैयारी कर रहे हैं। जो बैच हमारा चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है हमारा, ठीक है। जिसके अंदर हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है या टॉपिक जो चल रहा है हमारा, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या चल रहा है साथियों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। परमाणु की संरचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसी में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, उसी में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है साथियों, वो क्या रहने वाला है? वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है टॉपिक हमारा? हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है साथियों? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। क्या नाम है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बारे में हम बिल्कुल ओवरव्यू लेके चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डिटेल में आता भी नहीं है ये एग्जाम में, ठीक है। तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हिंदी में इसको कहते हैं कृष्णिका विकिरण, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कृष्णिका विकिरण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका नाम क्या होता है? हिंदी में नाम होता है कृष्णिका, कृष्णिका विकिरण, ठीक है। कृष्णिका विकिरण इसको। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है या ब्लैक बॉडी क्या होती है? इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? मैक्स प्लैंक ने की थी साथियों। किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया था? मैक्स प्लैंक ने बताया था 1900 के आसपास, ठीक है। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे था कि जब भी किसी सॉलिड को हीट किया जाता है, सॉलिड को क्या करते हैं हम? हीट करते हैं। जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो सॉलिड क्या करता है? रेडिएशन एमिट करता है। सॉलिड क्या करता है? रेडिएशंस यानी विकिरण छोड़ता है। रेडिएशंस का एमिशन होता है, ठीक है। रेडिएशन का एमिशन मतलब विकिरण छोड़ना, ठीक है। तो सॉलिड क्या करता है? विकिरण छोड़ता है। अब ये अलग अलग तरंग दैर्घ्यता वाली विकिरण होती हैं, ठीक है। इनकी ऊर्जा अलग होती है, एनर्जी अलग होती है, वेवलेंथ अलग होती है। मुद्दे पे आते हैं साथियों कि ब्लैक बॉडी होता क्या है, ठीक है। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या है? ठीक है? कृष्णिका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कृष्णिका कहते हैं। ब्लैक बॉडी या कृष्णिका क्या होती है साथियों? इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक बॉडी एक्चुअल में होती क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है, एन आइडियल बॉडी, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड अब्जॉर्ब्स, या एमिट्स और अब्जॉर्ब्स, which emits and absorbs the radiation of all wavelength, ठीक है। रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स लिख लेते हैं। रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप्स यानी ब्लैक बॉडी क्या होती है साथियों? एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स और एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप्स, यानी 100% एब्जॉर्प्शन या एमिशन की बात करते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? 100% एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, यानी कि जितना लाइट उसके पास, जितना प्रकाश उसके पास आएगा, वो सब विकिरण जो है वो अब्जॉर्ब भी कर सकता है, अवशोषित भी कर सकती है, और उतना ही विकिरण वो क्या कर सकती है? उत्सर्जित भी कर सकती है। यानी एक ऐसा आदर्श पिंड, एक ऐसा आदर्श पिंड, ठीक है, एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के, जो हर प्रकार की आवृत्ति के, ठीक है, एक ऐसा आदर्श पिंड है जो कि हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को, आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, ठीक है। एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, ठीक है। एक ही समान उत्सर्जित भी करेगा और एक ही समान क्या है? उसी तरीके से
अवशोषित भी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कृष्णिका कहते हैं या ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है साथियों, इसको आप कैसे अज्यूम करते हैं कि बिल्कुल एक आपके पास एक कमरा है जिसके अंदर एक छोटा सा होल है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, उस होल से कोई भी रेडिएशन जो आएगी वो क्या होगी, वो उसकी वॉल से टकरा के इधर उधर उसकी वॉल में ही घूमती रहेगी, मतलब उस कमरे में ही घूमती रहेगी, जो रेडिएशन जो है वो उस ब्लैक होल से, मतलब उस होल से आएगी और वो उस कमरे में ही घूमती रहेगी। ठीक है, ऐसी कोई बॉडी होती है वो क्या होती है, हमारी ब्लैक बॉडी कहलाती है। कार्बन ब्लैक जो है, कार्बन ब्लैक वो एक नियरली ब्लैक बॉडी है। ठीक है, नियरली ब्लैक बॉडी, ठीक है, नियरली ब्लैक बॉडी है। कौन, कार्बन ब्लैक है साथियों, वो एक क्या है, नियरली ब्लैक बॉडी, यानी 100% तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारी की सारी रेडिएशन की जो है फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो ऑब्जॉर्ब भी कर ले और एमिट भी कर ले, ऐसा 100% हमारा क्या नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं है साथियों। अब ये जितना भी आपका जो फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओनली फैक्टर जो है जिसपे इंटेंसिटी जो रेडिएशन की, जैसे आप कभी आपने लोहार को देखा होगा, वो लोहे को यानी आयरन को क्या करता है, हीट करता है, जैसे ही वो आयरन को हीट करता है तो उसका कलर चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, वो डल रेड से लेके और फाइनली ब्लू तक जाता है, बीच में जितने भी कलर आते हैं वो सारा दिखाता है, डल रेड, फिर ऑरेंज, वाइट, फिर ब्लू, ठीक है, बीच में डार्क रेड भी आता है। तो ये सारे कलर चेंज शो करता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन उसने अब्जॉर्ब या एमिट की है, वेवलेंथ की रेडिएशन जो है या विकिरण जो है उसने अब्जॉर्ब की है या फिर इमिट की है। ठीक है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर एक ओनली फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी, ठीक है, यानी ब्राइटनेस जो है, ठीक है, टेम्परेचर एक ओनली फैक्टर है, टेम्परेचर इज द ओनली फैक्टर, द ओनली फैक्टर ऑन विच, अपॉन विच द इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस कितनी है, रेडिएशन की चमक कितनी है। ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो विकिरण की जो तीव्रता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, तीव्रता, विकिरण की तीव्रता जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ऑन विच द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन डिपेंड। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स, जो भी रेडिएशन एमिट हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किसके ऊपर आश्रित है, वो तापमान पर आश्रित है, किसके ऊपर, तापमान पर आश्रित है सर। ठीक है, तापमान हमारा एक ओनली फैक्टर है, क्या है, तापमान हमारा एक ओनली फैक्टर है जिसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, जिसके ऊपर हमारा जो विकिरण है उसकी तीव्रता, विकिरण की तीव्रता, विकिरण की तीव्रता, यानी कितना तीव्र है हमारा विकिरण, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तापमान पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद यहाँ से एक थ्योरी आई, मतलब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू में क्या होता है, एच नहीं होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रही है, फ्रीक्वेंसी के, न्यू आपका क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है। इसी से एक और रिलेशन आता है, E इज इक्वल टू में एच सी बाई लेमडा, क्योंकि न्यू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है, क्यों, क्योंकि न्यू क्या होता है साथियों, न्यू जो होता है वो सी बाई लेमडा कहलाता है। एच आपको पता है यहाँ पर आपका प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है साथियों, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है साथियों। और ई जो है आपकी वो एनर्जी है, ई क्या है, एनर्जी है यानी ऊर्जा है, ई क्या है, एनर्जी है आपकी यानी ऊर्जा है। ठीक है, और न्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है। ठीक है, न्यू क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति है, इससे ये हमारे पास दो रिलेशन छोटे छोटे आ जाते हैं साथियों, जिनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये आगे काम भी आते हैं। इससे क्लियर क्या है, फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी भी होगी किसी भी रेडिएशन के साथ या विकिरण के साथ, विकिरण की ऊर्जा कितनी ज़्यादा होगी जितनी उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है साथियों। ठीक है, इसके बाद आता है साथियों एक और इफेक्ट जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला जो इफेक्ट है, दूसरा जो टॉपिक है आज का हमारा, वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत
प्रभाव कहा जाता है। तो हर्ट्ज ने इसको खोजा था, इसने हर्ट्ज साइंटिस्ट जो था उसने खोजा था 1887 के अंदर। 1887 के अंदर उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने क्या लिया था, सीजियम पोटेशियम एंड रुबिडियम। ठीक है, ये तीन मेटल आपको याद रखने हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं ये तीनों, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को कौन बताता है, कौन शो करता है, कौन दिखाता है, सीजियम पोटेशियम और रुबिडियम। ये तीन एलिमेंट है, तीन मेटल हैं जो इसको शो करते हैं बेटा। जैसे ही एक बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर टकराई, यानी प्रकाश का पुंज जब टकराया किसी धातु की सरफेस पर, यानी इन धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश पुंज टकराता है साथियों, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तुरंत इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड when a beam of light when a beam of light strikes a metal surface। beam of light क्या करती है, strikes a metal surface। ठीक है, इस कहने का मतलब इस इफेक्ट के, इस प्रभाव के अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रकाश पुंज जैसे ही कोई प्रकाश पुंज लिखना है, जैसे ही कोई प्रकाश पुंज जैसे ही कोई प्रकाश पुंज धातु की सतह से टकराता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, तुरंत क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है साथियों। ठीक है, जैसे मान लो ये एक मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर ये रेडिएशन आई, विकिरण आई, जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू मान लेते हैं। ठीक है, एच न्यू मान लेते हैं। ये प्रकाश है जो आया है, जिसकी रेडिएशन, ये धातु है, धातु की सतह है। इसके ऊपर जैसे ही रेडिएशन आएगी, तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए, तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए। प्रकाश पुंज जैसे ही यहाँ आकर टकराएगा इससे, धातु की सतह से, तो ये सतह है धातु की। ठीक है, यानी सरफेस है मेटल का, और वहां से तुरंत क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर है ना कोई टाइम लेग नहीं होता, यानी जैसे ही लाइट जो स्ट्राइक करेगा, लाइट और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों के बीच में क्या नहीं होता, कोई भी टाइम लेग नहीं होता। इन दोनों के बीच में क्या नहीं होता, कोई भी टाइम लेग नहीं होता साथियों, यानी कोई भी समय का खपत इनके बीच में नहीं होती, यानी कोई भी गैप नहीं आता टाइम के बीच में। ठीक है कोई समय अंतराल नहीं होता, यानी कि पहला जो पॉइंट अगर हम कह सकते हैं वो क्या होता है, वो क्या कह सकते हैं, देर इज नो टाइम लैग, देर इज नो टाइम लैग between the striking of between the striking of light and ejection of electron। यानी कहने का मतलब क्या है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन व सतह पर प्रकाश पुंज सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता, कोई समय अंतराल नहीं होता है साथियों। ठीक है, यानी कि कोई टाइम लेग नहीं होता है। जैसे ही आपका जो लाइट है
वो टकराएगी मेटल की सरफेस से, तुरंत आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट इसके अंदर किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। किसका आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। इसका कॉन्सेप्ट है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, एक न्यूनतम आवृत्ति जिसको हम कहते हैं दहली आवृत्ति। ठीक है, दहली आवृत्ति जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, दहली आवृत्ति होता है। ठीक है, हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की जो नीडेड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम frequency, it is the minimum frequency of light, frequency of light needed to be, needed to cause photoelectric effect, photoelectric effect। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित ही नहीं होता। यानी ये क्या है, ये वो, ये वो कम से कम आवृत्ति है प्रकाश, ये प्रकाश की वो कम से कम आवृत्ति है। ये ऐसा लिख सकते हैं, बीच में इसको रब करके ऐसा लिख देते हैं, रब करके, कि प्रकाश की वो सबसे कम से कम आवृत्ति, प्रकाश की कम से कम आवृत्ति है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जरूरी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये वो कम से कम आवृत्ति है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इससे नीचे अगर कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी या इससे नीचे की आवृत्ति की अगर कोई कोई प्रकाश पुंज आता है तो उससे मेटल की सरफेस यानी धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन उससे बाहर नहीं निकलेगा। अब आता है इसका आखिरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरी बात क्या है इसके अंदर, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू, इज proportional to the intensity of light intensity, और हम क्या कह सकते हैं, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, और ब्राइटनेस ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द मेटल, स्ट्राइकिंग द मेटल। ठीक है, but do not depend upon, but do not depend upon frequency of light। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब जो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे उसकी संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, निष्कासित इलेक्ट्रॉन्स, निष्कासित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, निष्कासित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ना कि उसकी आवृत्ति की। यानी प्रकाश की आवृत्ति पे नहीं, तीव्रता पे डिपेंड करती। ठीक है,
यानी जो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे मेटल की सरफेस से, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी पे। यानी प्रकाश कितने निष्कासित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या जो है प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, ना कि उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है भाई सबको? अगर आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है, इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे। इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया आगे? आइंस्टाइन ने। ठीक है, आइंस्टाइन जो था उसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दिया था इसका, और उसने एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन ये थी कि एच न्यू इज इक्वल टू में एच न्यू नोट प्लस में हाफ एम ई वी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें ध्यान रखना। मैं ज़्यादा उसके डीप में ना जाके डायरेक्ट आपको रिजल्ट्स लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको का टाइम बचे और आपका इंपॉर्टेंट चीज़ हो भी जाए। अब इसके अंदर एच न्यू नोट क्या है? एच न्यू नोट को वर्क फंक्शन कहा, क्या कहा गया है? वर्क फंक्शन कहा गया है साथ। एच न्यू नोट को क्या कहा गया है? वर्क फंक्शन कहा गया है। ठीक है, एच न्यू नोट को क्या कहा गया है? वर्क फंक्शन या कार्य फलन भी कहते हैं। वर्क फंक्शन को कार्य फलन भी कहा जाता है, हिंदी कार्य फलन। ठीक है, वर्क फंक्शन। और ये वाला जो हिस्सा है आगे वाला, हाफ एम वी स्क्वेयर वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा है। यहाँ पे एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, वी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है, एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपको पता है साथी। ठीक है, एच यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन जो एच यहाँ पर क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है साथियों हमारे पास कि इसके बाद हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बचते हैं। अब आते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है हम उसकी तरफ आएंगे साथियों। यानी हम क्वांटम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। ये जो क्वांटम केमिस्ट्री है ना, ये दिखती आसान है लेकिन होती नहीं है। हमें ज़्यादा डीप में जाना नहीं है और इसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, श्रोडिंजर जो था उसी ने इसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो दिया था, वो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? श्रोडिंजर था। साइंटिस्ट का नाम क्या था साथियों? श्रोडिंजर था। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ हमें क्या पढ़ना है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी कि क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल, इसको हम कह सकते हैं। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? क्वांटम यांत्रिकीय यांत्रिकीय मॉडल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल कहा जाता है सर। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल इसको कहा जाता है। किसने डेवलप किया था? डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि हमारे डिटेल में बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो थी उनके लिए श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन सोल्व की थी, वेव इक्वेशन। उसको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन यानी एक परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, उसके लिए उसने एक समीकरण दिया था। ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन उसको कहा जाता है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, उसे कहा जाता है, या आप उसको ये कह सकते हो कि वो श्रोडिंजर समीकरण होता है। ठीक है, श्रोडिंजर समीकरण, श्रोडिंजर तरंग समीकरण उसको कह सकते हो। श्रोडिंजर तरंग समीकरण आप उसको कह सकते हो। वो क्या था? वो था एच साई इज इक्वल टू में ई साई। वो क्या था? एच साई इज इक्वल टू में ई साई। अब आप ध्यान से देखिए, एच का मतलब क्या है? एच एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या नाम होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है ना, ये एक
मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये अगर टोटल एनर्जी सिस्टम की पता है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ई यहाँ पर एनर्जी है, ई यहाँ पर एनर्जी ऑफ सिस्टम है, ई क्या है, एनर्जी ऑफ सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी है, ठीक है। ई यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑफ सिस्टम है साथियों, ठीक है। साई क्या है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है ना, ये इसको लिखते हैं पी एस आई, पी साइलेंट होता है, इसको साई बोलते हैं, साई कह सकते हो, ठीक है, इसको पी एस आई साई कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, साई कहते हैं। ये क्या होता है, ये वेव फंक्शन होता है, ये क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, ये क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, यानी तरंग फलन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तरंग फलन इसको कहा जाता है, इसको साई को कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये वेव फंक्शन है, ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है कि एटम में उसके कोऑर्डिनेट क्या है। साई इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है हमारा, ये मैथमेटिकल फलन है, ठीक है, गणितीय फलन है, जो साई है वो गणितीय फलन है, उस वैल्यू डिपेंड्स ऑन, उस वैल्यू, उस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स, whose value depends upon the coordinates of electron in atom, ठीक है। किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उनके ऊपर इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है साथियों, ठीक है, उनके ऊपर क्या करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जो सोल्व किया गया तो उसके रिजल्ट करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, यानी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, किसके लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही अप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही क्या है, अप्लीकेबल है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन किस पे अप्लीकेबल है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर, यानी एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो भी हैं उनके ऊपर ये अप्लीकेबल है साथियों, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्रमुख लक्षण क्या क्या है इसके। उसमें सबसे पहली चीज क्या है, एनर्जी जो है वो क्वांटाइज रहती है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है। पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी क्या रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है। इस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, ये क्वांटित होती है, ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटित होती है, इसको हिंदी में कहते हैं क्वांटित होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, एक पर्टिकुलर कक्ष में, एक कक्ष के अंदर उसकी ऊर्जा जो है वो फिक्स होगी, स्थिर होगी, अर्थात इसमें केवल कुछ विशेष मान ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसमें केवल कोई विशेष मान ही हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही हो सकती है, ये कह रहा है मान ही हो सकता है, ये कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू ओनली, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू ओनली इसके लिए होती है, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है। इलेक्ट्रॉन्स भी किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है, एनर्जी लेवल्स में वो प्रेजेंट होते हैं, यानी क्वांटित ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्वांटित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, जिन ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, क्वांटित होते हैं, वो भी क्या होते हैं, क्वांटित होते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कक्षक कहते हैं। तीसरा क्या है, तो है तीसरा क्या है, जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो इसकी सॉल्यूशन से आता है, वो उस वेव फंक्शन के ही सॉल्यूशन से आता है, ठीक है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमें मिलता है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज
बाउंड बाई वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम के लिए कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है यानी परमाणु कक्षक, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को तरंग फलन क्या है, साई की बात कर रहा है, वो परमाणु कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं साथियों। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि वेव फंक्शन का कोई, वैसे तो ये जो साई होता है ना, वेव फंक्शन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। वेव फंक्शन जो साई है आपका, इसका हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल मीनिंग, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन इसके स्क्वायर का होता है। ठीक है, लेकिन इसके स्क्वायर का होता है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। ठीक है, बट द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, बट द साई स्क्वायर, ठीक है, साई मॉडुलस का स्क्वायर, साई स्क्वायर नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं, साई स्क्वायर नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर is known as the probability density which gives the probability of finding an electron, which gives the probability of, which gives the probability of finding an electron, finding an electron at a point within an atom, at a point within an atom, within an atom। कहने का मतलब क्या है, साई का तो कोई भौतिक अर्थ नहीं है, कोई भौतिक उसका महत्व नहीं है, लेकिन साई का कोई भौतिक महत्व नहीं है, लेकिन साई मॉडुलस का स्क्वायर, साई स्क्वायर किसी परमाणु में, किसी परमाणु में एक बिंदु पर यानी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है, पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। ठीक है, कि कितनी प्रायिकता है, इस पॉइंट पर स्पेस वॉल्यूम में कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वांटम नंबर्स की बारी आती है, यानी कि एक्चुअल में वो प्रायिकता ही क्या बताएगी हमें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल की शेप क्या है, उस परमाणु कक्षक की जो आकार है उसका वो क्या होगा, वो कौन बताएगा हमें, वो यही बताता है साई स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, साई स्क्वायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स क्या है, हमारे लिए क्या है, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कक्षक एवं क्वांटम संख्या, कक्षक एवं क्वांटम संख्या हम इनको हिंदी में कहते हैं साथ। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। क्वांटम नंबर्स किससे डिसाइड होते हैं, ये सेट होते हैं 4 नंबर्स का, 4 नंबर्स, जिनकी हेल्प से हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या हैं, क्वांटम
नंबर्स, ठीक है, यानी कि क्वांटम संख्या की बात कर रहा हूं। क्वांटम संख्या क्या है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्या होता है, these may be defined as these may be defined as set of four quantum numbers, ठीक है, set of four quantum numbers with the help of which we can give the complete information, can give the complete information about an electron, about all the electrons in an atom, okay, all the electrons in atom, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की सारी जो जानकारी है वो कौन दे सकता है हमें, ये क्वांटम संख्या दे सकती है। यानी सारी जानकारी, किसी सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जितनी जानकारी की जरूरत है वो कौन दे सकता है, ये चारों क्वांटम संख्या का जो सेट है वो हमें दे सकता है ये जानकारी। ये चार क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्वांटम नंबर जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वांटम नंबर जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम। हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? मुख्य क्वांटम संख्या। ये है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है साथियों। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट, हम क्या कह सकते हैं, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल, ठीक है, इसके बारे में बताता है एनर्जी ऑफ सेल, पहला पॉइंट, ठीक है। determines the size of determines the size of the orbital। नंबर 3 पॉइंट क्या है? determines the energy of orbital, लार्ज एक्सटेंट तक एनर्जी बता देता है, ठीक है। यानी कि पहले पॉइंट को अगर हिंदी में लिखा जाए तो ये क्या बताता है? ये कक्षक की ऊर्जा को बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है? कक्षक की ऊर्जा को बताता है, ठीक है। ऊर्जा और आकार, इसको कक्षक की ऊर्जा बताता है। दूसरा, अरे हाँ ये तो गलत लिख दिया, पहले वाले में नहीं, ये तो लास्ट वाले में लिखा। टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, एनर्जी ऑफ शेल के बारे में, ठीक है, ठीक है। कक्षक की कक्षक के आकार के बारे में बताता है, आकार के बारे में बताता है, ठीक है, आकार के बारे में बताता है। कक्षक, हाँ आएगा कक्षक की ऊर्जा, ठीक है, कक्षक की ऊर्जा के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ जो है वो शेल आएगा, शेल का मतलब कोष होता है, ठीक है। यहाँ एक कक्षक शेल 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 जो है उसको हम क्या लिखते हैं साथियों? शेल को हम लिखते हैं कोश, यानी कोश की भी ऊर्जा बताता है, ठीक है। कक्षक के आकार के बारे में बताता है, कक्षक की ऊर्जा के बारे में बताता है। टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल अप टू ए लार्ज एक्सटेंट। ये क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक ये होता है साथियों। इसकी वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा 1 2 3 एंड सो ऑन रहेगी, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। जैसे कि n की वैल्यू अगर 1 है तो
तो हमें कौन सी शेल मिलेगी? के शेल मिलेगी। ठीक है, कौन सा कोष मिलेगा? के कोष। अगर n की वैल्यू 2 है तो हमें पता है कि l शेल होगी, उसके लिए कौन सी कोरिस्पोंडिंग शेल होती है? l कोष होती है। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमें पता है कौन सी शेल मिलेगी? m शेल मिलेगी हमें। ठीक है, यानी कि ये हमें शेल के बारे में बिल्कुल बताता चला जाएगा कि पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है। ये हमें शेल के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, आगे देखते हैं। ये साइज बताता है। अब साइज ऑफ ऑर्बिटल जो होता है ना, सीधा सा रिलेशन है, इसको नोट कर लेना। साइज ऑफ ऑर्बिटल यानी कक्षक का जो आकार होता है वो समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? साइज ऑफ ऑर्बिटल साथियों। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी साइज भी बढ़ेगा, यानी कक्षक का साइज, कक्षक का आकार, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? n के। मैं इसको ऐसे लिखा, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साथियों। ठीक है, ये हमें ये भी बताता है कि किसी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या दैट एस शेल कैन बी अकोमोडेटेड, दैट एस शेल कैन अकोमोडेट, शेल कैन अकोमोडेट, यानी जो एक कोश में हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो एक कोश में आ सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में बताता है, यानी ये कोश के अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं किसी कोश में, ये उनके बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे हमारे पास, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2n का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? 2n का स्क्वायर। जैसे n की वैल्यू अगर 1 है तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? 2, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पहली शेल के अंदर, यानी कि के शेल के अंदर। के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अगर मान लो n की वैल्यू कितनी है, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है? 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर इसका फॉर्मूला है साथियों। अगर n की वैल्यू 2 हो, इसका मतलब 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? l जो शेल है, l शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं सर। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आता है साथियों हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम, बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं साथियों जिसको? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं दिगंशीय क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? दिगंशीय, दिगंशीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। दिगंशीय क्वांटम संख्या जो है हमारी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है साथियों। इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको। और क्या नाम है इसका? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, होम क्वांटम, क्या कहा जाता है? होम क्वांटम संख्या, होम क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, होम क्वांटम। या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल एंगुलर, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का होता है कक्षक कोणीय संवेग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कक्षक कोणीय संवेग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कक्षक कोणीय संवेग भी कहा जाता है। अब ये हमें क्या क्या नॉलेज देता है, क्या क्या जानकारी देता है?
ये हमें बताता है कि सबशेल कौन सी है जिसको कोई इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, यानी इट टेल्स अबाउट द सबशेल, ठीक है, टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, यानी हमें ये वो उपकक्षक बताता है या उपकोष बताता है जिससे कोई इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, यानी उपकोष के बारे में जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? उपकोष के बारे में जानकारी, ठीक है, उपकोष, उपकोष के बारे में, के बारे में, उपकोष के बारे में बताता, उपकोष के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? उपकोष के बारे में बताता है। दूसरी बात, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल किसके बारे में बताता है? शेप के बारे में बताता है। इसके बारे में बताता है साथियों, शेप के बारे में बताता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शेप के बारे में, शेप यानी आकार, बाह्य आकार की बात कर, बाह्य आकार कैसा होगा उसके बारे में ये हमें जानकारी देता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ ले। तो ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, उसकी किसी भी n वैल्यू के लिए l की जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से n-1 के बीच में हो, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, l can have values from 0 to n-1, from 0 to n-1, यानी किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए जो l है उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, वो 0 से n-1 के बीच की होती है। यानी कि जब n के दिए गए मान के लिए n का मान क्या हो सकता है, वो 0 से n-1 के बीच में होगा। दिए गए n के लिए l का मान क्या होगा, कहने का मतलब क्या है, दिए गए n के लिए, दिए गए n के लिए, n के लिए l का मान 0 से n-1 के बीच रहे, 0 से n-1 के, यही बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो 0 से n-1 तक हो सकता है, बीच नहीं, तक होगा, 0 से n-1 तक होगा इसका मान। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो l का केवल एक ही मान होता है, यानी l की केवल एक ही वैल्यू होती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो 0 होगा, और n-1 यानी n-1 विच इज इक्वल टू 1-1 विच इज इक्वल टू 0, फिर से 0, यानी l का केवल एक ही मान होगा, किसके लिए, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर n की वैल्यू 2 आ जाए तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो उसकी वैल्यू 0 होगी, दूसरी उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। n की वैल्यू अगर 2 हो तो एक तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और एक उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, n-1 से 0 से n-1 तक हो सकती है, ठीक है, 0 से n-1 तक हो सकती है। 0 हो गया, n-1 यानी 2-1 तक, 2-1 कितना आएगा, यानी n की वैल्यू एक तो 0 होगी, मतलब l की वैल्यू क्या होगी, एक तो 0, दूसरी n-1 यानी 2-1 विच इज इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं जब n की वैल्यू क्या हो, 2 हो, ठीक है, जब n की वैल्यू क्या हो, 2 हो। अब हर शेल के अंदर सब शेल होते हैं, शेल के अंदर यानी कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं, के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। और ये क्वांटम नंबर हमें उपकोश के बारे में भी बताता है, ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, उपकोश के बारे में भी बताता है, ठीक है। जैसे अब n की वैल्यू अगर 2 है तो इसमें कितने उपकोश होंगे, दो उपकोश हैं, 0 और 1, दो वैल्यू आएंगी तो दो उपकोश इसके लिए होंगे। इसमें क्या होगा, एक ही उपकोश होगा, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 0 हो सकती है, वो सिर्फ एक ही उपकोश हो सकता है। एक हमारे पास एक टेबल है, आपको उसको ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ l यानी l का मान क्या है वो याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर सबसेल का नोटेशन मिल जाएगा, यानी उपकोश सबसेल का नोटेशन, ठीक है, यानी
उपकोष जो है आपको वो मिल जाएगा कि उपकोष का नोटेशन क्या है। ठीक है, उपकोष का संकेतन, कोष संकेतन। ठीक है, फिर आपको क्या मिल जाएगा, कक्षकों की संख्या या शेप ऑफ, आपको वो भी मिल जाएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी आ जाएगा, कक्षकों की संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे, कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख देंगे साथ ही। ठीक है, अब हम इस टेबल को पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अगर वैल्यू एल की वैल्यू क्या हो, जीरो, एल की वैल्यू क्या होगी, अगर जीरो होगी, उसके लिए जो उपकोष डिसाइड किया गया वो है एस, एस सबशेल होती है उसके लिए। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो उसके लिए सबशेल कौन सी होगी, एस। एस जो है उसके अंदर कक्षक कितने होते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है एस के लिए। ठीक है, अगर एल की वैल्यू वन है, एक है, उसके लिए उपकोष कौन कौन से हैं, उसके लिए उपकोष होगा पी। पी के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी है साथियों, तीन है। पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं साथियों। अगर एल की वैल्यू टू है, उसके लिए उपकोष संकेतक क्या होगा, डी होगा। डी के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी, ऑर्बिटल की संख्या कितनी, पांच ऑर्बिटल होते हैं। अगर एल की वैल्यू फोर है, एफ जो होती है सबशेल होगी आपकी, और इसके अंदर ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, सात होगी। ठीक है, ये आपके पास एक टेबल है कि वो याद रखनी है हमेशा। ठीक है, ये आपके पास एक टेबल है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम। तीसरा जो क्वांटम नंबर है वो क्या है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्या है, तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम, मैग्नेटिक ऑर्बिटल नंबर। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या है, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, जिसको एम एल से डिनोट किया, किससे डिनोट किया जाता है साथियों, एम एल से डिनोट किया जाता है, इससे एम एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ प्रेफर्ड, ये क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशंस। ठीक है, ऑफ द ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, ऑफ द ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। ठीक है, सबशेल। ठीक है, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है, क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल। किसी भी सबशेल के अंदर यानी उपकोष के अंदर कितने कक्षक हैं, टोटल कितने कक्षक हैं, कुल संख्या कितनी है कक्षकों की, ये उसको बताता है। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जो स्पेस के अंदर किस दिशा में, स्पेस के अंदर किस त्रिविम अभिविन्यास के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स सिचुएटेड हैं, ये उनके बारे में बताता है। ऑर्बिटल्स जो है ना, कक्षकों के त्रिविमीय विन्यास के बारे में बताता है, कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में बताता है, अभिविन्यास के बारे में बताता है, बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में बताता है। और क्या बताता है कि कुल कितने कक्षक होंगे, कुल कक्षकों के बारे में बताएगा, कुल कक्षकों के बारे में बताएगा जो कि किसी उपकोष में होंगे, जो कि किसी उपकोष में होंगे। कितने कुल हैं, टोटल कितने हैं नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल हैं उनके बारे में बताएगा। अब इसकी गिवन सबसेल के लिए टोटल कितनी वैल्यूज होती हैं एमएल की जो पॉसिबल हैं, तो वो देख लेते हैं साथियों। फॉर ए गिवन सबसेल, ठीक है,
फॉर ए गिवन सबसेल, यानी दिए गए उपकोष के लिए, उपकोष यानी कि एल की वैल्यू के, गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए देयर आर 12+1 वैल्यूज ऑफ एम, एम एल के कितने मान होंगे टोटल, एम एल का जो मान दिए गए उपकोष के लिए कितना होगा, टोटल 12+1 वैल्यूज, यानी टोटल 12+1 मान इसके स्वीकृत होंगे। ठीक है, टोटल 12+1 मान इसके क्या होंगे, स्वीकृत होंगे साथियों। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जिसके लिए एल की वैल्यू हमें गिवन है वो है 2, यानी एल इज इक्वल टू 2 सबसेल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, यानी कोई उपकोष जो है जिसके लिए एल की वैल्यू क्या है 2 है, उससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है उसके लिए कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, टोटल वैल्यूज ऑफ एम एल, टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एल, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एल कितनी होंगी, वो आएंगी 12+1, जो कि फॉर्मूले में रख देंगे 2 इंटू में 2 प्लस में 1, यानी कि 5 आएंगी। कितनी आएंगी, 5 वैल्यूज, टोटल कितनी आ जाएंगी, 5 वैल्यूज आ जाएंगी। एम एल वैल्यूज क्या कहता है, नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल देता है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कक्षकों की कितनी संख्या आएंगी, टोटल कितने कक्षक हो सकते हैं, जब एल की वैल्यू 2 दी हो तो 5 कक्षक टोटल आपके, कुल 5 कक्षक आपके पॉसिबल है, 5 ही कक्षक हो सकते हैं। ठीक है, अब इन कक्षकों की वैल्यू की जो रेंज होती है वो रेंज कहां से होती है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एम एल वैल्यूज, नंबर ऑफ एम एल वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम -L टू +L, कहां से कहां तक इनकी रेंज होती है, -L से +L। जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं L की वैल्यू कितनी है 2 है, तो -2, -1, 0, +1 और +2, टोटल कितने आ गए 5, नंबर कितना आया था टोटल 5, टोटल पॉसिबल कितने 5। एल की वैल्यू 2 है तो सबसेल का नोटेशन क्या होता है, डी होता है, डी में 5 ही ऑर्बिटल होते हैं साथियों, डी के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें मैं दिखा रहा हूं यहाँ बॉक्सेस से। ठीक है, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2, ये इनकी ओरिएंटेशन बता देगा कि -2, -1, 0, +1, +2, ये 5 ऑर्बिटल डी के अंदर क्या होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जब एल की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं साथियों, 5 हो जाते। ठीक है, 5 हो जाते। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, एल की वैल्यूज है, नंबर ऑफ सबसेल है और उनके टोटल ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, जो कि वैसे मैंने टोटल ऑर्बिटल आपको पॉसिबल इसके अंदर लिखा दिए थे, जो पीछे वाली जो टेबल है ना हमारी ये वाली, इसके अंदर हमने देख लिए थे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। ठीक है, किसी भी कक्षक के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे। जो चौथा और लास्ट क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण भी कहा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर यानी इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, ये इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या है। अब कैसे, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दो तरह की स्पिन, इसके अंदर दो तरह की स्पिन होती है, दो तरह की स्पिन, स्पिन का मतलब क्या है, प्रचक्रण इलेक्ट्रॉन के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दो तरह की स्पिन होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा, एक तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये इसके बाहर, यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है एक तो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, दूसरा जो है अब ये इलेक्ट्रॉन खुद है ये अपने एक्सिस के अराउंड भी तो घूम रहा होता है, इसके अराउंड घूम रहा होता है, अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रहा होता है, यानी रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट्स
ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस के चारों तरफ भी घूमता है और रोटेशन अराउंड न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अराउंड भी न्यूक्लियस, ठीक है, यानी जो आपका नाभिक है, नाभिक के चारों ओर भी घूमता है और खुद के एक्सिस पर अपने एक्सिस के चारों ओर भी घूमता है। इसी से उसके पास दो टाइप का प्रचक्रण आता है, एक को हम कहते हैं प्लस हाफ, यानी इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज स्पिन। इसको हम हाफ है ऊपर की तरफ एरो करके दिखाते हैं। दूसरा हमारे पास होता है माइनस का हाफ, ठीक है। माइनस हाफ जो होता है उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज चक्रण, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण, जिसके अंदर हम प्रचक्रण, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पिन को कैसे दिखाते हैं, एरो को नीचे की तरफ करके दिखाते हैं। किसी एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन जो आते हैं उनकी स्पिन हमेशा क्या होती है, स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट होती है साथियों। कैसी स्पिन होती है? ऑपोजिट स्पिन होती है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स थे, ठीक है। इन 4 क्वांटम नंबर्स के बेस पे हमने कुछ बातें सीखी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ किसी नट शेल के अंदर क्या क्या फॉर्मूला यूज करने, क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ सबसेल इन ए प्रिंसिपल सेल। देखिए, नंबर ऑफ सबसेल कैसे निकालोगे किसी प्रिंसिपल सेल में, इन ए प्रिंसिपल सेल यानी मुख्य कक्ष के अंदर, मुख्य कोश के अंदर प्रिंसिपल सेल, वो हमेशा इक्वल होती है किसके, प्रिंसिपल क्वांटिटी। दूसरा जो आपके पास है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, किसी एक कोश में कितने कक्षक होते हैं ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, किसी कोश के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। उसके बाद बारी आती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल यानी कितने कक्षक होते हैं किसी उपकोश के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। और एक और फॉर्मूला आपको याद करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, किसी सबशेल के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी उपकोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 × में 2l+1, ठीक है। ये फॉर्मूले जो हैं आपको, ये आपके लिए रामबाण है जब भी आप एग्जाम में जाते हो, ठीक है। इनको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम देखते हैं, चलो आज के लेक्चर में चलो इतना ही करते हैं, ताकि आप ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो फिर बोर हो जाओगे। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं साथियों, यहाँ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और आपको इनके जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाए टॉपिक्स के, वो सारे कर लेने, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ले आऊँगा और PYQs भी ले आऊँगा। एक लेक्चर लेंगे जिसमें पूरे PYQs में इसके सोल्व करवा दूंगा, पिछले 3-4 साल के जो आए हुए हैं वो मैं इसके सोल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा साथियों, आप खुश रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।